हेलो फ्रेंड्स, भारत के महान वैज्ञानिक इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा भारत के महान रसायनज्ञ, रसायन शास्त्र के ज्ञाता, फादर ऑफ मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान के जनक नागार्जुन की। नागार्जुन, इनका जन्म फर्स्ट सेंचुरी में हुआ। एग्जैक्ट कब हुआ इसके बारे में कोई निश्चित नहीं पता। और उस समय एक राज्य था महाकौशल, उसकी राजधानी थी श्रीपुर, वहां इनका जन्म हुआ। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का एरिया है, ये वो स्थान था। कहीं कहीं इनका जन्म कहा जाता है कि कुछ इतिहासकारों ने कहा कि 931 ईस्वी में हुआ गुजरात में। तो इनके जन्म के बारे में कुछ अलग अलग विचारधाराएं हैं। हो सकता है दोनों समय में दो अलग अलग व्यक्ति पैदा हुए हो, दोनों का नाम नागार्जुन रहा हो। खैर, जो भी हो, अभी हम जितना मैंने सर्च किया उसके अनुसार फर्स्ट सेंचुरी में इनका जन्म और कार्यकाल रहा है। इनकी प्रयोगशाला थी महाराष्ट्र में और इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। इनकी कई पुस्तकें हैं। धातु विज्ञान के ऊपर इनकी दो मुख्य पुस्तकें हैं, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। इसके साथ साथ आयुर्वेद के ऊपर इनकी पुस्तक है आरोग्य मंजरी के नाम से। योग के ऊपर भी इन्होंने पुस्तकें लिखी, योगसार और योगाष्टक के नाम से। जो जादू तंत्र मंत्र है, मैजिकल पावर, इसके ऊपर भी एक इनकी पुस्तक है, उसका नाम है कक्षपुट तंत्र। और इसके साथ साथ जो मैंने इस श्रृंखला में पहला वीडियो बनाया था सुश्रुत का, जिनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा गया, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी सुश्रुत संहिता, उसका भी सप्लीमेंट लिखा इन्होंने उत्तर तंत्र के नाम से। तो यानी इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। लेकिन आज जो मैं चर्चा करूंगा वो एक क्षेत्र ही लेंगे हम, कि मेटलर्जी के ऊपर, धातु विज्ञान के ऊपर जो इनका कार्य क्षेत्र रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रस रत्नाकर इनकी पुस्तक है, उसमें मुख्यतः है कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसके बाद उनका प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं और उनको उपयोग में लाने लायक हो जाए वो, इस सारी बातों पर इन्होंने काम किया। साथ ही साथ इन्होंने कुछ धातुओं को गोल्ड में कन्वर्ट करना, सोने में परिवर्तित करना, इस पे भी काम किया। दिल्ली में जो बिरला मंदिर है, वहां भी सोना बनाने की घटना का जिक्र लिखा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि 1930-32 के आसपास जो बिरला थे, जिन्होंने मंदिर बनवाए सारे, उन्होंने ऋषिकेश से एक वैद्य को बुलाया था। किस लिए? कॉपर को, तांबे को सोने में बदलने के लिए। और कहा जाता है कि वो वैद्य जो है लिक्विड लेकर के आया था, तरल पदार्थ कोई, और उसने 18 सेर तांबे को जब उसके ऊपर लिक्विड डाला तो 18 सेर सोने में बदल दिया था। पता नहीं ये बात सही है गलत है, लेकिन ऐसा कुछ वर्णन है, आता है। सेर भी किसी चीज का वजन करने की एक इकाई थी। ये 1 किलो से कुछ कम थी, लगभग 933.1 ग्राम। इसको एक सेर बोलते थे। खैर, रस रत्नाकर में इन्होंने ये देखो कि पहली सेंचुरी में कुछ ऐसी बातें लिख दी जो 18वीं शताब्दी में जाकर के सत्य सिद्ध हुई। इन्होंने उसमें 6 अक्षय धातुएं लिखी। अक्षय यानी जो नष्ट ना हो। उनमें इन्होंने क्रम दिया, क्रमानुसार भी सबसे अक्षय जो धातु है वो सोना है, उसके बाद चांदी है, उसके बाद ताम्र है, तांबा, उसके बाद इन्होंने एक नाम लिखा वंग, उसके बाद लिखा सीसा, और फिर उसके बाद लिखा लोहा। 18वीं शताब्दी में जाकर के एक रिएक्टिविटी सीरीज बनी। जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं, हम 10th क्लास में भी पढ़ाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में हम ऊपर उन मेटल्स को रखते हैं जो बहुत जल्दी क्रिया करती है। पोटासियम सोडियम से शुरू होता है और लास्ट में जाकर के वो प्लेटिनम पे खत्म होती है। अभी जो इन 6 धातुओं को इन्होंने जिक्र किया अपनी पुस्तक में रस रत्नाकर में, उनका क्रम दिया सोना, चांदी,
उसके बाद तांबा, फिर वंग, फिर सीसा, फिर लोहा। और कमाल की बात है कि रिएक्टिविटी सीरीज में भी अगर इन 6 धातुओं की बात करें तो सबसे नीचे आती है इन 6 में सोना, उससे ऊपर आती है चांदी, उससे ऊपर आती है तांबा, तीनों का वही क्रम है। चौथे नंबर पे इन्होंने वंग कहा और 5वें नंबर पे सीसा, छठे पे लोहा। और रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे से जो चौथा नंबर है वो है शीशे का, 5वां है टीन का और छठा है आयरन का, लोहे का। टीन को ही आयुर्वेद में वंग कहा जाता है। यानी केवल 2 धातुओं का क्रम आगे पीछे है आज की रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो उन्होंने पहली शताब्दी में कह दिया। अब गौर करो, मतलब कितने गर्व करने की बात है, जो 1700 साल बाद कोई बात कही गई वो इन्होंने लगभग 1700 साल पहले बता दी थी और वही चीज उसमें दी गई है। इसके अलावा इन्होंने औषधियां भी बनाई। पारे और गंधक को मिला करके, मर्क्यूरी एंड सल्फर, इनके मिक्सचर से इन्होंने एक औषधि बनाई, भस्म कह सकते हैं, भस्म के रूप में बनाते थे, जिसका नाम रखा रस सिंदूर, जो बहुत सी बीमारियों के लिए प्रयोग की जाती थी। अब रस सिंदूर में सिंदूर शब्द आया है। अब सिंदूर पे गौर करते हैं। सिंदूर भी पारे और गंधक से मिलकर ही बनता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका केमिकल नेम है सिंदूर का। आजकल तो जो बाजार में सिंदूर है, हो सकता है बहुत से अन्य पदार्थों से बनते हो, चूने का भी यूज करते हैं, हल्दी का भी यूज करते हैं, लेकिन जो वास्तविक सिंदूर है, जो उसकी रचना है, उसके जो संगठन है जो है, वो पारा और गंधक है। यानी उस समय में जो बताया वही सिंदूर की रचना है। अब रस सिंदूर नाम है, सिंदूर भी पारे से और गंधक से बनते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सिंदूर से कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़ा होना चाहिए। तो सिंदूर जो महिलाएं लगाती है उसका धार्मिक महत्व तो है ही, सांस्कृतिक महत्व भी है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। यानी वैसे तो पारा एक जहर है, इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर शरीर में हमने ले ली किसी रूप में, तो शरीर में अंदर जाके वंडर मचा देगा, हमारी तंत्रिका तंत्र को, फेफड़ों को, किडनी को, सबको नष्ट कर देगा। जहर है ये, लेकिन भस्म के रूप में एक औषधि है। और सिर में ऐसा कहा गया है कि जहां मांग स्त्रियां बढ़ाती है, वहां हमारे शरीर मस्तिष्क में एक ग्रंथि है कोई, और सिंदूर लगाने से, सिंदूर में जो पारे की मात्रा है उससे उनका, स्त्रियों का मस्तिष्क शांत रहता है, तनाव रहित रहता है, उनको एकाग्र होने में सहायता मिलती है। तो ये सिंदूर में जो पारा है उसका रासायनिक यानी वैज्ञानिक गुण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंदूर का एक वैज्ञानिक लाभ भी है, धार्मिक तो है ही है, और कई बातें वैज्ञानिकता के कारण शुरू हुई, बाद में वो धर्म से जोड़ दी गई, धार्मिक बन गई। तो हमें गर्व है ऐसे महान वैज्ञानिकों पर, जिन्होंने इतना समय पहले कुछ ऐसी बातें बता दी जो उनके 1700-1800 साल के बाद जाकर के सिद्ध हुई, और वो वैसी ही हुई। आज के वर्तमान समय में हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उसको, जैसे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज का बताया, जो उन्होंने बताई थी। अगली वीडियो में, इस श्रृंखला में, किसी और महान वैज्ञानिक की बात करेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय मिले कमेंट कीजिए, क्योंकि यूनिक एजुकेशन इस चैनल पर आपको हर तरह के वीडियो मिलते हैं। स्कूल के बच्चों के जो पढ़ाई से संबंधित है वो भी वीडियो आते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके बेसिक मैथ से संबंधित वीडियो आते हैं, बहुत से मोटिवेशनल स्टोरीज आती है, और इस प्रकार की भी बहुत सी जानकारी मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।